नमस्कार। हमारे साथ हैं राजेश धनखड़ जी, जो विश्व वीर जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज के दिन हरियाणा की जो राजनीति है वो करवट ले रही है, कांग्रेस की ओर ले रही है। जाट समाज भूपेंद्र सिंह दीपेंद्र सिंह हुड्डा पिता पुत्र को अपना नेता मान के पूरी तरह से कांग्रेस के साथ खड़ा है और अगली सरकार भी आज की परिस्थितियों में कांग्रेस की बनती नजर आ रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव में परिणाम 50-50 रहे हैं, लेकिन कुछ घटनाक्रम अब भाजपा के दबाव में लोग कह रहे हैं कि हुआ है कि ईडी छापे मार रही है। राव दान सिंह के छापे मारे गए हैं, सुरेंद्र पवार जी विधायक अब चुंगल में आए हैं। तो इसकी जड़ में क्या है, हम राजेश धनखड़ जी से बात करेंगे। जी राजेश जी। भाई मनमोहन सिंह, आपको आपके दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के राम राम। आपके जो सवाल हैं ये ईडी का जो छापे की बात है और हरियाणा की राजनीति की बात है। जो 2016 से बीजेपी चाहती थी जात पात की लड़ाई हो, जाट नॉन जाट हो, उसी पैटर्न पे कांग्रेस काम कर रही है कि एक आदमी को नेता मान के जिससे 35 बिरादरियों का नारा चलता है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि अगर अब की बार कोई चीफ मिनिस्टर घर से नहीं निकलेगा, ये तो 24 अक्टूबर रोड दिल्ली से निकलेगा और कांग्रेस की प्री पार्टी है। जो कांग्रेस में आंख दिखाने वाले वो कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बनते। इसका उदाहरण बंसीलाल है, भजनलाल है। बहुत लोग ऐसे हैं जो पूर्ण बहुमत लेके आए और चीफ मिनिस्टर एक नहीं पूछे। आज जाट कौमों को भी बड़ा दिल दिखा के दूसरी कौमों के साथ ये तय करना चाहिए कि भाई चीफ मिनिस्टर ये भी बन सकते हैं। तो आपकी नज़र में कौन हो सकता है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो मानते हैं कि भाई वो तो, या दीपेंद्र सिंह हुड्डा, दोनों में से एक बनेगा? नहीं, ये सपने लेने की बात है। दीपेंद्र बनेगा, भूपेंद्र बनेगा, कुमारी शैलजा बनेगी, रणदीप बनेगा। सब अब अपने क्षेत्र में चीफ मिनिस्टर है। हमने बहुत 30 साल से खूब नज़दीक से देखा है जिस तरह से भजनलाल 67 सीट ले गया 2005 में। मैं और चौधरी वीरेंद्र सिंह और 2 आदमी आर के पुर में बैठे थे और अहमद पटेल का फोन आया था कि चौधरी साहब मुबारक हो, आप चीफ मिनिस्टर बने। उसके आधे घंटे के बाद भूपेंद्र हुड्डा को चीफ मिनिस्टर बना दिया, जबकि अहमद पटेल सर्वे सर्वा था जी। ये तो सपने सपने हैं और इस सपनों का कोई कीमत नहीं होती। हमारे क्षेत्र में तो कहते हैं कि भी चौधर आएगी तो विकास भी होगा, और पीछे मुख्यमंत्री रहते काम हुए हैं, जैसे थर्मल प्लांट बनाया और भी बहुत सारे काम किए। चलो आप अपना नजरिया है। कुछ लोग संपन्न जरूर हुए झज्जर के इलाके में, परंतु झज्जर जिले का विकास नहीं हुआ। अगर झज्जर जिले का विकास 10 साल में होता तो झज्जर का जो बाईपास का नाला है रोहतक की तरह इसके ऊपर रोड होता, ये 4 लाइन होता, और झज्जर से बहादुरगढ़ मेन रास्ता है वो भी 4 लाइन होता, गुड़गांव तक भी 4 लाइन होता, कोसली तक भी 4 लाइन होता। और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से तो एनसीआर डेवलपमेंट का पैसा इसलिए आता है कि भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 14 किलोमीटर तक सारे रोड डबल होने चाहिए, स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए। आप मुझे बता दो झज्जर में कितनी स्ट्रीट लाइट लगी झज्जर से बाहर, और झज्जर में भी लगी हो भी चसी हो तो इस सरकार में भी नहीं लगी है। तो ये चोर चोर घुसे रे भाई। दूसरा थर्मल बनाया, थर्मल से तो लाभ होगा। नहीं, थर्मल का लाभ है। थर्मल प्लांट इस एरिया के लिए परमाणु बम रख दिया। कैसे? पोल्यूशन से लोग मर रहे हैं, वहां को जमीन की कीमत नहीं। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ विकास करने की नीयत थी तो यहाँ IMT बना देता, 5 लाख लोगों को रोजगार मिलता। कोई छोले बेचता, कोई कचौरी बेचता, कोई रेडी लगाता, कोई ट्रांसपोर्ट का काम करता, कोई ऑटो चलाता। ये लोगों को एक एम्स का नाम लेना, झाड़ली प्लांट का नाम लेके विकास की बात देना। विकास तो जब होता जब दिल्ली से झाड़ली तक 4 लाइन रोड होते। और आज भी दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक में बयान दिया चुनाव के टाइम कि जो अधिकारी मेट्रो की फाइल ले रहा है वो जल्दी लेके आ जाए, उसका ध्यान रखा जाएगा। जो रोहतक बहादुरगढ़ से रोहतक तक मेट्रो की फाइल है उसको लेके आप देखना उनकी वीडियो। आज चुनाव के टाइम में भी नहीं कहा कि भाई झाड़ली इतना बड़ा प्लांट है। बहादुरगढ़ क्या
सबसे पहले भादरोड या नजफगढ़ से तो मेट्रो का जिक्र उसने झाड़ने तक करना चाहिए ताकि हमारे इलाके का विकास हो। और एम्स से क्या फायदा हुआ? मुझे आप पत्रकार हो, पूरे झज्जर के लिस्ट काट के दिखा दो 5 आदमी नवलजिनी गोले लेने गए हो एम्स में। एम्स तो चलो दिल्ली के बॉर्डर पर हो गया है, फिर भी कुछ ना कुछ तो लाभ है। क्या लाभ है? किसानों के तो हित में रहे ना, कैसे? किसान हितैषी तो हैं। ऐसा जमीन मैं पहले 2004 में आप जहाँ बैठे हैं गौरीसिंह गांव में, यहाँ 1 से 1.5 लाख रुपए में 1 एकड़ जमीन मिल जाती थी। आप साक्षी इस बात के। लेकिन पिछले हुड्डा साहब के शासनकाल में 10 साल में वही जमीन 1 करोड़ में पहुँच गई थी, तो किसान का लाभ नहीं हुआ क्या? फिर थर्मल बनाया तो बिजली गई है, बिजली का उत्पादन भी हुआ है, किसानों की जमीनें 7,500 एकड़ की जमीन बेदखल हो गई, जिसका आज कौन सी जो किसान विरोधी सरकार है बीजेपी, 750 किसान भी मरे, 13 महीने आंदोलन होया। जो हमारी नजर में किसान विरोधी सरकार है, उस सरकार में किसानों ने आंदोलन कर आवाजें उठाई, पहले भी उठाई उठा के टाइम में भी। आज एक पोल करने के 30 लाख रुपए सरकार ने दिए, बता रहे हैं कुछ ऐसे जिक्र आए हैं इस सरकार ने दिए? इस सरकार ने, और 12 लाख रुपए वो दिए हैं जिसके खेत पर से तार जा रहे हैं। अच्छा, मुआवजा मिलेगा? मुआवजा मिलेगा। अभी किसान और ज्यादा मांग रहा है। तो अब ये कोई पैमाना नहीं है। आज 3.5 करोड़ का किला हो गया झज्जर के आसपास। विकास जमीन के रेट पूरी हिंदुस्तान में बढ़े, यहाँ झज्जर में कोई नहरी बात नहीं हुई। आप झज्जर की तुलना बावड़ से और गुड़गांव से क्यों नहीं करते? आप सोनीपत से क्यों नहीं करते? जब हमारा चीफ मिनिस्टर हमने 10 बार इनके परिवार से सांसद चुने हैं, तो हमारा मुकाबला सोनीपत और गुड़गांव से क्यों नहीं किया जाए? हम हमेशा मेवात से अपना मुकाबला करते रहे। क्या बीजेपी की तरह चाइना को छोड़ के पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान की बात करें? क्या हम मेवात और झज्जर में तुलना करें? अगर विकसित सोच है, सामाजिक आदमी का, तो ये सोचना चाहिए कि हम भी दिल्ली से सबसे नजदीक हम हैं। रेवाड़ी और भिवाड़ी से नजदीक है हम। भिवाड़ी में भी 13-14 करोड़ का एकड़ हो रहा है। यहाँ क्या बीमारी थी ऐसी जो यहाँ विकास ना हुआ? ये सब कहने की बात है। और मुख्यमंत्री ना गुड़गांव का बना, ना रेवाड़ी का 6 महीने राव वीरेंद्र सिंह रहे थे, ना सोनीपत में को मुख्यमंत्री बना, ना फरीदाबाद में बना। उसके बाद भी उनके विकास हुए। मुख्यमंत्री के साथ ये जोड़ना के विकास मुख्यमंत्री के है। झज्जर का विकास अपनी हिम्मत को है, दिल्ली के नजदीक होने का फायदा मिला है। और मैं ये कहूँ कि आज तक चाहे 9-9.5 साल मनोहर लाल खट रहे हो, चाहे 10 साल भूपेंद्र उड़ा रहे हो, वो अपनी सारे राजनेता MLA तक वो करें ना, अगर मुख्यमंत्री बनेंगे, क्षेत्र में चौधरा आएगी तो नौकरियां भी मिलेंगी। जेल में भी जाएंगे लोग, कितने लोग। ये सब बकवास है, ये सब बकवास है जो राजनीतिक चक्रों में रह के आप इस जनरेशन को खराब होगी। चौधर का चाटेंगे। किसकी चौधर में? चौधर का क्या नाम है? क्या है चौधर राजनीति की? मुख्यमंत्री क्या चौधर है? और मुख्यमंत्री रहते हुए भी हमारी बिरादरी के बहुत से लोगों पे गाड़ोली के अंदर मुकदमे बने हैं। जब रिलायंस ने कब्जा लिया, जब भी हमारा जाट मुख्यमंत्री था। ओम प्रकाश चौटाला भी जाट मुख्यमंत्री था, बंसीलाल भी जाट मुख्यमंत्री था। फिर जाट आज इतना ज्यादा क्रिमिनल और भूमिहीन कैसे होगा? तो भाजपा से जाट क्यों नफरत करता है? किससे? भाजपा की नीतियां जाटों के खिलाफ है। किस हिसाब? कुछ ये बीजेपी में जो जाट लीडर हैं, इनके बोए हुए बीज हैं। अपनी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के लिए लोगों को ना संभालना, ना भड़काना, ये बीजेपी हाईकमान कौन सी ठीक है? आप राजनीतिक लोग जितने भी पार्टियों के, वो सब मुशेरे नादिर शाह, मोहम्मद गोरी और गजनी के फूफा लाते हैं। कांग्रेस में गुट है, वो टूट के किरण जी यहाँ आ गई थी, किरण रणदीप और शैलजा। तो अब तो गुट रहा नहीं, असली हो गया। असली SR क्या बना है? वो कैसे? एक जाट है रणदीप, एक SC समाज से है कुमारी शैलजा, और जो कमलवीर आए वो यादव समाज से, दक्षिणी हरियाणा से। ये कहाँ से आ गए थे नाम? नहीं, इनका तो जो परदादा था वो नालागढ़ का वजीर था, और इनके जो दादाजी राव मोहर सिंह थे वो चौधरी छोटूराम के साथ CL हो रहे हैं, चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी। और पेशावर से पलवल तक पहला इनके दादाजी ने छोटूराम के कहने,
कोऑपरेटिव बैंक बना के दिया किसानों के लिए। इनके पिताजी 4-5 बार मिनिस्टर रहे हैं, इसके भाई मिनिस्टर रहे हैं। नया कैसे? अभी तो सुर्खियों में कभी नहीं दिखे। ये सुर्खियां नहीं होती राजनीति में। 2005 से पहले वीरेंद्र सिंह सुर्खियों में थे, भूपेंद्र हुड्डा सुर्खियों में नहीं थे। तो अगर मान लिया जाए, आप करेंगे किसान का तो हितैषी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा किसान मानता भी है और उन्होंने इस क्षेत्र में कुछ न कुछ काम किए होंगे, इसलिए मानते भी होंगे। लेकिन भूमि के जो रेट बढ़े 1 लाख से 1.5, 2, 5, 10, 20, 30 लाख, 40 लाख, 1 करोड़ तक पहुँच गया। एक 60 से 70-80% तक 70-80% के आसपास भूमिहीन भी हैं, उनकी तो बड़ी मुश्किलें होगी ना, गरीब की। ये जमीन का रेट बढ़ना और नीच लोगों का राजनीति में आना, ये किसी जमीन और कमीन का कोई मुकाबला नहीं है। ये किस्मत की बात है किसके रेट कहाँ बढ़े, क्योंकि उनको बेचारों को घर भी नहीं मिल पाएगा, बहुत महंगी होगी ना। घर तो गवर्नमेंट ने कुछ सुविधा, रोटी कपड़ा और मकान तो गवर्नमेंट ने देना चाहिए। हर आदमी का राशन कार्ड बने, उसकी शादी होती है उसको मकान देना चाहिए, उसके खाने का प्रबंध पैदा होती है गवर्नमेंट ने करना चाहिए। ऐसी व्यवस्थाएं देश में जब तक नहीं होंगी, जब तक ये देश विश्व गुरु नहीं बन सकता। एक ही और चीज़ है कि आदमी का शरीर का कोई एक हिस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और दूसरा कमज़ोर रह जाता है, तो असंतुलित हो जाता है, तरक्की नहीं कर पाता, बीमार हो जाता है। ये मान लीजिए, क्या समाज में ऐसा नहीं हो रहा कि राजनीति के अधिकारी ये तो अमीर हो रहे हैं और कुछ लोग अमीर हो रहे हैं, बाकी सब गरीब होते जा रहे हैं? कुछ लोग नहीं हो रहे, सिर्फ पॉलिटिशियन अमीर हो रहे हैं। और मैं तो कहूँगी एक दिन और भी ज़्यादा स्पीड बढ़ानी चाहिए छापे की। छापे पढ़ने चाहिए, बिल्कुल पढ़ने चाहिए। सब एमएलए के सरपंच तक भी एफिडेविट जारी करने चाहिए कि मेरे दादा की संपत्ति कितनी थी, उसके कितनी जमीन थी, मेरे कितनी आई और आज मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है। ये राव दान सिंह जी के छापा पड़ा है। आप राव दान सिंह जी कह रहे हो? मैं तो सारे विधायक पढ़ना चाहिए। इतनी प्रॉपर्टी आई कहाँ से? ये लूट की प्रॉपर्टी है। नादिर शाह है ये, तो ये इसमें और भी लोग शामिल होंगे। हाँ, गजनवी गौरी सारे वो ही हैं। इनके जो ये बड़े मगरमच्छ हैं, अभी तो छोटे छोटे मछलियां पकड़ी गई हैं, अभी तो प्रदेश में बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। और जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो जो आज बीजेपी में बैठे हैं, जिनके पास एक लोन की छोटी छोटी गाड़ियां थी, आज गुड़गांव में बड़े बड़े मकान हैं और बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े शराब के 2-2 हज़ार करोड़ के कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए भी जेल में नए मकान बनने लगे। बीजेपी वालों के लिए वो जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। लोग तो करें, वो तो करें। भ्रष्टाचार इस सरकार में सरकार छोड़ेगी नहीं। पिछली सरकार में भ्रष्टाचार था, हमारे में नहीं है, ये लोग करें। ये कांग्रेसी वैसे ये सब एक है, इनका चुनाव निशान नहीं देखो, पॉलिटिशियन की पहचान देखो। क्या कारण है कि शरद यादव जैसे किराए के मकानों में, चौधरी चरण सिंह के पास अपना मकान नहीं है, चौधरी बंसीलाल के पास संपत्ति नहीं मिली, इनके पास क्यों है इतना पैसा, कहाँ से आ गया? एक चीज हो रही है, जो छापे पड़े ईडी के, उसके बाद में कह रहे हैं कि भी इसमें कहीं न कहीं कांग्रेस को दबाने का एक कुप्रयास है बीजेपी का। और कांग्रेस के बड़े नेता जो सीएम के दावेदार है, उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि भी इसकी आड़ में उनको ले रहे हैं। मैं नहीं मानता। मैं कहूँ ये आम आदमी के लिए, कमरे वर्ग के लिए अच्छे संकेत हैं कि ये लोगों का गंध जब तक प्रदेश और देश से नहीं लगड़ेगा, जब तक लोगों के सामने इनके चेहरे नंगे नहीं होंगे। यानी भ्रष्टाचार मिटाने के लिए पप्पू यादव का एक बयान आप देखो, पिछली पार्लियामेंट में उसने कहा था कि संपत्ति भी सरप्लस होनी चाहिए, जैसे किसानों की जमीन सरप्लस करेगी, इनकी प्रॉपर्टी भी सरप्लस होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं कानून बनाती? एक आदमी के पास 10 लाख से ऊपर संपत्ति नहीं होगी, एक आदमी के पास 2 मकान है, ज्यादा मकान नहीं होंगे। कानून बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए। ये लुटेरे अपने आप ठीक हो जाएंगे, जिनके पास है वो सरकार को जब्त कर, वो गरीबों में बांट देना चाहिए। देखिए, ये थे राजेश धनखड़ जी और बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। धन्यवाद। धन्यवाद आपका, आपके दर्शक।